हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। अपन क्या है, जो फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में जितना समझा उसके बारे में मैंने दो वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश भी की है। तो वो क्या एज ए एक तरह की समरी है। इससे क्या होता है, आपका सिलेबस फास्टली रेंडमली याद होना शुरू हो जाता है। कंपटीशन लेवल में बहुत ज़्यादा योगदान देता है, क्योंकि उनसे एक तो सूत्र, एक डेफिनेशन, एक उनके डायग्राम वो फास्टली रिकवर हो जाते हैं। तो ये चैप्टर पूरा होने के बाद में अपन नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बात करते हैं, स्थिर विद्युत विभव व धारिता। एक नया चैप्टर है, इस चैप्टर के बारे में समझेंगे आखिरकार ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बेसिक जानते हैं कि ये विभव काम क्या करता है। विभव का मतलब ये होता है कि स्थिर विभव का मानी स्थिर आवेश। जहां बात की थी कि स्थिर आवेश हो, वहां क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र। तभी इस पर नई बात करते हैं, स्थिर विद्युत विभव आखिरकार होता क्या। देखो ध्यान से, पहले डायग्राम बनाते हैं। विद्युत विभव ये हेडिंग डालते हैं, क्योंकि विभव के बारे में बहुत जानना जरूरी है। होता क्या, तो क्या है, आपने देखा कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ई, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जिसको सिंबल ई से व्यक्त करते हैं। और यह कह रहा है कि यहां से कोई परीक्षण आवेश है अनंत पर Q0 नाम का, और Q0 नाम का परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक जब लाते हैं, जैसे बिंदु ए है और यह आवेश है इन्फाइनाइट पर, यह आवेश कहां स्थित है, इन्फाइनाइट पे। तो सबसे पहले अपन ने विद्युत विभव की परिभाषा बनाएंगे। बहुत ध्यान से देखना कि जो Q0 होता है वो एक परीक्षण आवेश है, बहुत छोटा आवेश है, और वो इनफाइनाइट कहने का तात्पर्य यह है, मैं यहां लिख देता हूं, यह अनंत पर स्थित है। तो Q0 नाम का कोई आवेश अनंत पर स्थित है, उस आवेश को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के किसी भी बिंदु तक जो लाने में कार्य किया जाता है उसको अपन बोलते हैं विद्युत विभव। अब ये कोई भी बिंदु पे ला सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये बिंदु है, यहां भी ला सकते हैं, यहां भी ला सकते हैं, यहां भी ला सकता है। ये जो जितना आपका पार्ट है, ये सारा का सारा पार्ट आपका विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में लाने के लिए जो परीक्षण आवेश है, इसके ऊपर कार्य करना पड़ता है, और जो कार्य करते हैं इसी को बोलते हैं विद्युत विभव। और विद्युत विभव एक क्या है, एक अदिश राशि है जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा सुनो ध्यान से। एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत बिंदु से विद्युत क्षेत्र के किसी भी तक लाने में जो कार्य किया जाता है उससे विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव एक क्या है, अदिश राशि है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विभव का मात्रक वोल्ट या जूल इंटू कूलाम होता है। विभव की विमा V बराबर W इंटू क्यू, यह फॉर्मूला जाएगा। जहां से देखो कि ये जो परीक्षण आवेश है Q को, यहाँ Q0 है तो यहाँ Q0 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस परीक्षण आवेश को क्या है, विद्युत क्षेत्र के बिंदु ए तक जब लाते हैं तो उसके मध्य में कार्य किया जाता है, और कार्य को W से व्यक्त किया जाता है। इन दोनों के मान के अनुपात को आप क्या बोल सकते हो, विभव बोल सकते हो। विभव को किस से व्यक्त करते हैं, V से व्यक्त किया जाता है, इसका मात्रक वोल्ट।
या जूल इंटू कूलाम होता है। अब आप इसकी विमा जब ज्ञात करें तो आपको पता है कार्य की जो विमा होता है बल गुणा विस्थापन होता है, तो इसकी जो विमा लिखते हो m1 L⁻² T⁻²। ये तो हो जाएगी आपकी कार्य की, और जूल की हो जाएगी, जूल की जो कार्य का मात्रक है जूल, और आवेश का मात्रक क्या है कूलाम, तो आवेश की विमा हो जाएगी A1 और T1। इस पार्ट को ऊपर जब ले जाएंगे तो आपकी विमा क्या हो जाएगी m1 L⁻² T⁻³ A⁻⁻1। यह आपकी विभव की विमा हो गई। इस टॉपिक के बारे में आपको बहुत कुछ समझने को मिला। पहले तो यह समझने को मिला कि जो एक आवेश है उस आवेश को कोई अनंत पे पड़ा है या अनंत पे स्थित है, उस अनंत आवेश को लाकर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के किसी भी बिंदु तक लाके छोड़ देते हैं, उनके मध्य में जो कार्य किया जाता है उस आवेश के ऊपर, उस पार्ट को बोलते हैं विद्युत विभव। और विद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है, और इसका मात्रक क्या है वोल्ट या जूल इंटू कूलाम। डब्लू का जो कार्य का मात्रक है इसका तो होता है जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यहां से आप क्या है विमा ज्ञात कर सकते हो, यह आपकी विमा होगी। और विभव का संकेत V से व्यक्त किया जाता है, और ये एक अदिश राशि। यह तो आपका पार्ट हो गया विद्युत विभव। इसी से संबंधित थोड़ा सा और चलते हैं नया टॉपिक पे, विद्युत विभवांतर। यह क्या चीज है वो देखते हैं। यह तो आपको पता है, समझ में आ गया विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात करते हैं विद्युत विभवांतर। देखो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। विद्युत विभवांतर नया टॉपिक है। विद्युत विभवांतर, अब वहां भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ध्यान से देखिए आप, यहां से बिंदु आप ले लीजिए A, ये बिंदु ले लीजिए B, और यहां बिंदु P स्थित है, और P बिंदु पर क्या है Q0 नाम का परीक्षण आवेश है, और यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यह बिंदु A है, यह बिंदु B है, यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ध्यान से देखिए, एकांक धनावेश परीक्षण आवेश, धनावेश का मतलब इस आवेश का मान पॉजिटिव है और यह अनंत पर स्थित है। एकांक धनावेश परीक्षण आवेश जब बिंदु P पर स्थित है, या मतलब अनंत पर स्थित है, अनंत बिंदु से बिंदु B से बिंदु A तक जो लाने में कार्य किया जाता है उस बिंदु को बोलते हैं विद्युत विभवांतर। विभवांतर कहने का तात्पर्य ये होता है कि जैसे आपको बॉल पेन दिखाई दे रहा है, जब चालक में बात करते हैं विभवांतर ओम के नियम से, तो ये कहते हैं जब चालक तार के सिरों में A और यह पार्ट B, A व B के मध्य का जो तार के मध्य जो विभवांतर प्रवाहित होता है उसी को बोलते हैं विभवांतर। जैसे याद करते हैं ना ओम का नियम, जब चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, उसे ओम का नियम कहते हैं। तो वही पार्ट यहाँ लागू होता है। इस पार्ट को आप ये समझो कि ये जो B बिंदु के बाद जब कोई अनंत पे Q0 नाम का आवेश है, ये Q0 नाम का आवेश पहले B पर आएगा, B से A तक लाएंगे, और जैसे ये A पर आ जाएगा Q0 आवेश, उस पार्ट को अपन बोल सकते हैं विद्युत विभवांतर। अब सेम वही प्रोसेस है, ये E है जैसे आपको दिखाई दे रही है, ये जो जितनी भी जो लाइन है 1 है 2 है 3 है 4 है, ये तो आपकी हो गई विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र के मध्य में एक जो लाइन है वहां काम करता है विभवांतर, जिसमें दे रखा है A व B दो बिंदु हैं और Q0 नाम का अनंत पर है। वो Q0 नाम का आवेश है वो पहले कहाँ जाएगा B पर, B से A तक, और A तक जैसे लाएंगे तो उसमें कार्य करना पड़ेगा, और वो जो कार्य किए हैं उस पार्ट को बोलते हैं विद्युत विभवांतर। अब इसकी परिभाषा देखें तो ऐसे बनती है, विद्युत विभवांतर एकांक धन परीक्षण आवेश
अनंत से बिंदु बी तक, बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर एक अदिश राशि है। विद्युत विभवांतर एक अदिश राशि है, वह मात्रक वोल्ट होता है। तो अब इसकी जो कंडीशन है वो ऐसे आ जाएगी, वी ए माइनस वी बी बराबर डब्लू ए बी और यहाँ जाएगा क्यू जीरो, और इस पार्ट को बोलते हैं विभवांतर। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब कह रहा है कि वी बी है, इस बी पॉइंट पे इनफाइनाइट पे है, तो आपको पता है कि इनफाइनाइट पे विद्युत विभव का मान 0 होता है, अनंत पर शून्य होता है। तो वी ए माइनस वी जीरो, तो ये पार्ट आपका क्या जाएगा, वी इनफाइनाइट बराबर डब्लू ए बी इंटू क्यू जीरो, तो ये जाएगा वी ए माइनस जीरो डब्लू ए बी इंटू क्यू जीरो, तो ये आपका पार्ट हो जाएगा वी बराबर डब्लू इंटू क्यू जीरो। इसी का मात्रक वही आएगा, जूल इंटू कूलम या वोल्ट। इसकी जो विमा है, विमा वही आएगी जो विद्युत विभव की विमा ही थी, वही विभवांतर की विमा आएगी, क्योंकि मात्रक वोल्ट आ रहा है, दोनों अदिश राशि हैं। अंतर क्या है, देखो थोड़ा सा, कुछ भी अंतर नहीं है। वो तो अंतर था कि जो अनंत नाम का प्रेक्षण आवेश है वो कहीं अन्य जगह पे था, उस आवेश को कोई विद्युत क्षेत्र में लाके रखते हो, वो तो होगा विभव। और विभवांतर होता है विद्युत क्षेत्र के अंदर ही, हॉरिजॉन्टल पार्ट में, जब कोई अनंत आवेश पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब लाते हो, उसी को बोलते हैं विभवांतर। और दोनों अदिश राशि हैं, दोनों का मात्रक वोल्ट होता है, दोनों की विमाएं समान होती हैं। ये तो आपका पार्ट हो गया विभव और विभवांतर। अब अगर इसकी विमा देखें तो ज्ञात कर सकते हो। देखो वी की जब आप विमा ज्ञात करते हो तो डब्ल्यू इंटू क्यू, तो डब्ल्यू की विमा जाएगी m1 l की घात 2 t की घात -2, और आवेश की विमा जाएगी a1 t1। तो इसकी कंप्लीट विमा लिखोगे m1 l की घात 2 t की घात -3 और a की घात -1। ये आपकी विभव की विमा हो गई, ये पार्ट आपका विभव हो गया। और इसी से संबंधित 1 वोल्ट की परिभाषा भी बना सकते हो। देखिए V बराबर डब्ल्यू इंटू क्यू, तो आप देखिए Q का जो मान है वो 1 गुलाम हो तो V बराबर W या 1 जूल बोल सकते हैं, या इसको आप नीचे लिखें तो V बराबर 1 जूल बोल सकते हैं। तो इसकी परिभाषा ये हो जाएगी, 1 गुलाम आवेश पर 1 जूल जब कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं 1 वोल्ट। 1 वोल्ट की परिभाषा बनाएं तो आप क्या करें, सीधा फॉर्मूले पे आ जाइए, और फॉर्मूले में जो Q0 है इसको 1 कूलम से डिनोट कर दीजिए। तो अगर ये 1 कूलम से डिनोट करोगे तो ये 1 जूल कार्य करेगा। 1 जूल और 1 कूलम दोनों के अनुपात को 1 वोल्ट कहते हैं। तो यहाँ से आपकी 1 वोल्ट की परिभाषा जाएगी, क्या जाएगी, 1 कूलम आवेश के ऊपर 1 जूल जब कार्य किया जाता है तो इसका मान 1 वोल्ट के बराबर होता है। ये आपकी 1 वोल्ट की परिभाषा होगी। अब होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करते हैं। देखो ध्यान से ये टॉपिक थोड़ा सा समझो और विद्युत विभव के बारे में समझते हैं। देखते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव।
देखो बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जितना हो सके आप इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ोगे ना, उतना ही आपको अनुभव होगा। दूसरी बात है, वो चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएंगी। और अगर आप बोर होकर पढ़ोगे तो जो चीज़ें आ रही भी है उनमें भी आपकी रुचि पैदा नहीं होगी। जैसा भी जब समझें या पढ़ें, बड़े रुचि के साथ पढ़ें और नॉर्मल तरीके से पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें। इससे क्या होगा कि एडवांटेज होगा, एक तो आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, एक चीज ने की जो सोचने की कैपेसिटी है या समझने की जो कैपेसिटी है वो तेज हो जाती है। तो इस वजह से जो भी टॉपिक पढ़ें बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। नाम से पता चल रहा है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करते हैं, वी। तो सबसे पहले मैं डायग्राम लेता हूं, डायग्राम को समझना, डायग्राम समझते ही कैलकुलेशन करेंगे। ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को समझते हैं। ये एक लाइन है स्ट्रेट लाइन पे कह रहा है कि ओ मूल बिंदु पर कैपिटल क्यू आवेश है और यहां Q का मान है वो 1 कूलाम है और यहां बिंदु क्या स्थित है, आप मान लीजिए B, और मूल बिंदु O पर यहां बिंदु A है। इनके मध्य की दूरी तो R स्थित है और इनके मध्य की दूरी अक्ष स्थित है। और यहां परीक्षण आवेश बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, यहां क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो आपको यह ध्यान से देखना है कि माना कि मूल बिंदु 0 पर कैपिटल क्यू आवेश स्थित है और बिंदु बी पर क्यू आवेश है, वहां 1 कूलाम आवेश स्थित है। और मूल बिंदु ओ से ए बिंदु पर उनके मध्य की दूरी r है और ओ से अक्ष दूरी पे बिंदु बी स्थित है और बिंदु बी पर 1 कूलाम आवेश स्थित है और बिंदु पी पर के अनंत आवेश स्थित है। उस आवेश को पहले तो लाएंगे बी के पास और बी से लाएंगे ए के पास और ए के बाद में लाएंगे ओ के पास। इसके सापेक्ष आपको क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। तो अब आपको यहां से देख रहे हैं कि जब कूलाम का नियम ज्ञात करते हैं इस पॉइंट पे, तो कूलाम का नियम को पता ही है कि दो आवेश और दो आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो यह लगाते हैं, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार F बराबर कैपिटल के कैपिटल Q और 1 कूलाम इंटू अक्ष स्क्वायर। R की जगह क्या है, अक्ष है, समीकरण नंबर 1। इस F का मान है वो यह रख सकते हो, के क्यू इंटू अक्ष स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ध्यान से देखिए कि माना कि मूल बिंदु O पर कैपिटल Q आवेश है और R दूरी पे बिंदु A स्थित है और कैपिटल Q मूल बिंदु O पर है और उनके मध्य दूरी अक्ष पर बिंदु B स्थित है। बिंदु B पर 1 कूलाम आवेश स्थित है और बिंदु P पर क्या ज्ञात करते हैं, विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। अब कह रहा है कि जो कूलाम का जो फॉर्मूला है वो इन दोनों आवेशों के मान और उनके मध्य की दूरी अक्ष के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक को जब गुणा करोगे तो ये के क्यू आ जाएगा, के क्यू इंटू अक्ष स्क्वायर। ये समीकरण नंबर आ गई 1। अब कह रहा है कि जब बिंदु P पर कोई विद्युत विभव है और B तक जाएंगे तो इसके मध्य में D अक्ष अलप विस्थापित कार्य करना पड़ेगा। जब बिंदु P पर कोई विद्युत आवेश है, उस आवेश को B तक पहुंचाना है तो अलप विस्थापन में क्या होता है, कार्य करना पड़ता है। और जब बिंदु अलप विस्थापन में जब कार्य करते हैं, अलप विस्थापन क्या हो जाएगा, dx। किया गया कार्य, तो ये आपका फॉर्मूला जाएगा dw डॉट एफ डॉट dx। ये समीकरण नंबर हो जाएगी 2। तो कार्य का जो फॉर्मूला वो है बल गुणा विस्थापन होता है, आपको भी पता है। और जैसे ये dx में विस्थापन होगा बल के सापेक्ष, यहां से बल लग रहा, इस बल के विरुद्ध काम करेंगे तो ऋणात्मक आ जाएगा और बल की दिशा में काम करेंगे तो यह मान धनात्मक आ जाएगा। अब परीक्षण आवेश Q0 को है वहां से B पर लाना है, तो ये dx जो विस्थापन है और dx विस्थापन जैसे आएगा बल के साथ तो ये एक कार्य में रूप में बदल जाएगा। कहने का मतलब F और dx जब दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो एक कार्य का निर्माण करते हैं। तो यहां से कार्य क्या करते हैं, dw बराबर F डॉट dx। अब
ये कह रहे हैं कि जो एफ बल की जो डायरेक्शन है वो इस साइड है, अगर इसकी डायरेक्शन में विपरीत कर दूं तो थीटा का मान 180 डिग्री हो जाएगा। तो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी एक्स कोस 180 डिग्री। और आपकी जो लूप है वो क्या हो जाएगी, डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन इन्फानाइट टू आर। इन्फानाइट पे कोई आवेश स्थित है और आर दूरी पे बिंदु ए स्थित है, वहां पर लाना है। तो इन्फानाइट टू आर एफ डी एक्स कोज 180। अब आपको पता है कि कोज 180 का मान -1 होता है, तो यहां से जब मान रखोगे इन्फानाइट टू आर, एफ का मान है के क्यू इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा डी एक्स और यहाँ से आ जाएगा -1, और -1 को क्या कर देंगे, बाहर रख देंगे, और यहाँ से जब डी डब्ल्यू का मान आएगा वो आ जाएगा -के क्यू इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा डी एक्स। अब इस समाकलन करेंगे दोनों पार्ट का, एक तो वर्ग का करेंगे तो ये कार्य में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर, और यहाँ से कॉमन आ रहा है के क्यू एक्स की घात -2 और डी एक्स, क्योंकि ये बटा में जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात है वो माइनस में आ जाएगी। ये आपका पार्ट हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब डी डब्ल्यू का जब समाकलन करते हैं तो डब्ल्यू आ जाता है, और इसका समाकलन आ जाएगा के क्यू इंटू, और यहाँ से आ जाएगा -1/x, और यहाँ से जो रेंज आएगी वो आएगी आर, और ये आएगी इनफाइनाइट। अब ये जो दिखाई दे रहा है कि ये जो मान आया कैसे, समीकरण नंबर 3 का जो मान है तो एक समाकलन में फॉर्मूला होता है एक्स एन बराबर एक्स एन प्लस 1 और n+1, और एक्स एन का मान क्या है -2 है। तो ध्यान से देखिए एक्स की घात -2 + 1, और n का मान क्या है -2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा एक्स की घात -1 और नीचे आ जाएगा -1, और ये हो जाएगा एक्स की घात -1 और ये माइनस चिन्ह आ जाएगा, तो आ जाएगा -1/x। ये मान आ जाएगा, ये मान मैंने डायरेक्ट यहाँ रख दिया। ये आपका समाकलन का एक्स एन का फॉर्मूला है, सूत्र की सहायता से, ये आपका सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से आपने इस समाकलन को सोल्व कर लिया। सोल्व करते आपके पास ये मान आ गई, ये आपकी रेंज है, इस रेंज को आपको फिल करना है एक्स के साथ। एक बार एक्स के साथ आर आएगा, एक बार एक्स के साथ इनफाइनाइट आएगा। तो ध्यान से देखते हैं इसमें क्या पार्ट ऐड होता है। इस सूत्र को मैं मिटा रहा हूं, सूत्र को मिटाकर और मैं आगे बढ़ता हूं समाकलन को सोल्व करने। अब ध्यान से देखिए कि W बराबर के क्यू, एक बार क्या रेंज आएगी -1/r -1/इनफाइनाइट, W बराबर के क्यू। अब ध्यान से देखिए -1/r, और यहां से भी चिन्ह क्या आ रहा है माइनस का, तो यहां भी चिन्ह क्या आएगा माइनस का, यहां भी क्या चिन्ह आएगा माइनस का, यहां भी क्या चिन्ह आएगा माइनस का, और ये हो जाएगा 1/1 + 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट का मान होता है 0, तो ये हो जाएगा W बराबर -के क्यू -1/r + 0, तो W बराबर के क्यू स्मॉल r, ये आपका कार्य के बराबर होता है, कार्य के फॉर्मूला के बराबर होता है, और ये किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है। तो W बराबर यहां लिख सकते हो V बराबर के क्यू इंटू आर, यह आपका विभव का सूत्र ड्राइव कर दिया। समीकरण नंबर 4, जब आप इसका ग्राफ बनाते हो तब ऐसे ग्राफ होगा, यहाँ से परवलयाकार, ये हो जाएगा V, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा R दूरी, और V व्युत्क्रमानुपाती 1/r। ये आपका विभव का फॉर्मूला हो गया। आपने ड्राइव किया सूत्र, ड्राइव करके आपने कैलकुलेशन को देखी, कैलकुलेशन के साथ में आपने विभव का मान निकाला, और ये आपका विभव का मान हो गया, ये विभव का मान हो गया। अब विभव का जैसे आपने मान निकाला, अब आप कहोगे कि सर ये कार्य को विभव में कैसे कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि विभव का मान होता है जूल बट्टा कूलाम या आवेश बट्टा, ये जो Q0 है इस Q0 का मान कितना है 1 कूलाम है, तो 1 कूलाम को जब जूल के अंदर डिवाइड करोगे तो टोटल मान आएगा W, और ये कार्य विभव के बराबर हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला ये कन्वर्ट होकर
के क्यू इंटू आर में हो जाएगा, यह आपका ग्राफ आ जाएगा, यह आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी। और ये सूत्र के माध्यम से सोल्व हो गया। यह पार्ट हो गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। है कुछ नहीं। देखो और भी इजीकरण सीखना हो तो आप ऐसे भी सीख सकते हो। अगर इसमें कंफ्यूजन होने की कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी सीख सकते हो। कहने का तात्पर्य है कि मूल बिंदु 0 है, वहां तो है कैपिटल क्यू, और आर दूरी पर बिंदु ए स्थित है, और एक्स दूरी पर बिंदु क्या स्थित करते हैं, या मान लीजिए कि Q0 है, इसका मान 1 कूलम है प्लस में, ठीक है। और बिंदु P स्थित है, और P पर क्या है, इनफाइनाइट आवेश है, और इसकी जो बल की डायरेक्शन है वो इस दिशा में लगती है। और यहाँ बिंदु B स्थित है, और कह रहा है कि यहाँ से जो बिंदु P स्थित है और यहाँ से जो dx विस्थापन जो कार्य करते हैं B की तरफ, और ये F और dx ये दोनों जब मिलते हैं तो एक कार्य का निर्माण करते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है, ये F मेरी तरफ है, इस F को P की तरफ जब ले जाएंगे तो dx और F की दिशा है वो 180 डिग्री एंगल से चेंज हो जाएगी। और कोस 180 का मान आपको पता है कि -1 होता है, और कोस थीटा इसलिए लिया कि यह हॉरिजॉन्टल पार्ट में निर्भर करता है, और वर्टिकल पार्ट्स में आपको पता है साइन थीटा यूज होता है। यह आपका पार्ट हो गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। आप देख सकते हो 1 मिनट के लिए। अब नया टॉपिक शुरू करते हैं। अब देखते हैं टॉपिक विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो पहले वाले जो फर्स्ट चैप्टर में क्या ज्ञात किया था, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीव्रता की जगह लेंगे विद्युत विभव। तो हेडिंग डाल के डायग्राम में नोट करता हूं, उसके साथ साथ समझने की कोशिश करना। और यह इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, कई बार आता भी है एग्जाम में। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव याद करना। ये अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। नाम से पता चल रहा है विद्युत द्विध्रुव है, तो यहां क्या लेते हैं, एक लाइन खींचते हैं, और यहां से लेते हैं आपका -q, और यहां से लेते हैं +q, और इनके मध्य की जो दूरी है वो 2a है, और यहां बिंदु A स्थित है, और यहां बिंदु B स्थित है, और मूल बिंदु O है। यहां O लेते हैं, ये दूरी A हो जाएगी, और ये दूरी भी क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। अब कह रहा है कि मूल बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, और बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो एक बिंदु तो आप जोड़ देंगे BP की तरफ, ध्यान से देखिए, और एक बिंदु जोड़ दीजिए A की तरफ। ये जो दूरी हो जाएगी वो तो जाएगी R, AP की जो दूरी है वो तो जाएगी R, और BP की जो दूरी है वो जाएगी R2, और ये आपका कोण है, ये क्या हो जाएगा, थीटा, और ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा, और ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। अब कह रहा है कि इसके अंदर एक अभिलंब बाहर की तरफ हो, ध्यान से देखिए, तो दूसरा अभिलंब क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, मैं यहां से कट कर देता हूं, n हो जाएगा। अगर यह मान m है तो यह मान n हो जाएगा। इसके ऊपर आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है। जितना पार्ट मैंने ऐड किया है आउटसाइड एरिया में, उतना ही पार्ट मैंने ON, यह पार्ट आपका हो जाएगा O, और यह पार्ट आ जाएगा N, इतना पार्ट कम हो जाएगा। अब अपन क्या ज्ञात करते हैं, इस डायग्राम से विद्युत विभव ज्ञात करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि -q और +q दो आवेश हैं, इनके मध्य की दूरी 2a है, और मूल बिंदु 0 से या O पर R दूरी पे बिंदु P स्थित है, और बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, और जिनकी दूरियां R1 व R2 है। AP की दूरी है R1 और BP की दूरी है R2। अब आपको क्या करना है, कुल विभव। तो पहले इक्वेशन में डायरेक्ट शॉर्ट नोट कर रहा हूं, -q आवेश के कारण विद्युत विभव। आपको मालूम है सूत्र क्या है, V बराबर K
क्यू इंटू आर का स्क्वायर होगा या आर होगा? आर होगा। और यहाँ क्या चिन्ह आएगा? माइनस। और यहाँ डायरेक्शन क्या आ जाएगी? R1 माइनस क्यू आवेश पर आपको विभव ज्ञात करना है, तो आपका विभव का सूत्र होता है के क्यू इंटू आर, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हो गई R1, और ये ऋणात्मक चिन्ह है तो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह दे दिया। इसी तरह प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव V2 का जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा K, और यहाँ जाएगा Q, और यहाँ जाएगा R2, और ये समीकरण नंबर हो जाएगी 2, और ये समीकरण नंबर हो जाएगी 1। अब ध्यान से देखिए, प्लस क्यू आवेश पर जो विभव ज्ञात करते हैं तो इसकी जो दूरी है वो R2 है, बिंदु P पर ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 1 व 2। तो कुल विभव का जो सूत्र है वो देखिए, कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2, और V1 का मान है माइनस के क्यू इंटू R1, के क्यू स्मॉल में है तो स्मॉल में ले लीजिए, कैपिटल है तो कैपिटल में ले सकते हैं, और ये हो जाएगा R2। अब V बराबर, ध्यान से देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के क्यू इंटू R2 माइनस के क्यू R1। क्या कॉमन आ रहा है? के क्यू कॉमन आ रहे हैं, नीचे क्या आ रहा है? R2 माइनस R1। अब R2 R1 का मान पता नहीं, तब R1 R2 का मान ज्ञात करते हैं इस ट्रेंगल से। तो जो सबसे पहले ट्रेंगल दिखाई दे रहा है वो है ये जो बाहर की साइड में, इसका मान ज्ञात करेंगे, त्रिभुज AOM। तो अपन भुजा ज्ञात करेंगे, तो पहले ज्ञात करेंगे त्रिभुज AOMC। ध्यान से देखिए, AOM, ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पार्ट और ये पार्ट आपको ज्ञात करना है। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट है, ये क्या क्या पार्ट है वो अपन ज्ञात करते हैं। जो ये पार्ट है ये थीटा है, ये भुजा तो हो जाएगी लंब, ये हो जाएगी आधार, और ये हो जाएगी कर्ण। ठीक है, इस ट्रेंगल से ज्ञात करके आपको कोस थीटा ज्ञात करना है। कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। आधार का मान है OM, और कर्ण का मान है या तो OA लिख सकते हो या AO लिख सकते हो, AO। OM, OA का मान कितना है? A। तो OM आप ज्ञात कर सकते हो, OM का मान आ जाएगा A कोस थीटा। तब आपको ये पता चल गया कि जो OM की जो दूरी है वो कितनी है? A कोस थीटा। अब ज्ञात करते हैं MP। MP की जब दूरी ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाएगी? OM प्लस OP। OM का मान कितना है? A कोस थीटा प्लस R, ये आपका मान हो जाएगा। तो MP का मान तो आ गया आपके पास R प्लस A कोस थीटा। यह दूरी है, यह लगभग R1 के बराबर है। तो AP की जो डायरेक्शन है, AP की जो डायरेक्शन है वो लगभग MP के बराबर है। इसका मान होता है R1। अब आप क्या करें, R1 R2 का मान चाहिए, तब MP की जगह क्या रख सकते हो? R1 R प्लस A कोस थीटा। ये आपका समीकरण नंबर हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार R2 का मान आ जाएगा, R2 का मान आ जाएगा R1 माइनस A कोस थीटा। ये समीकरण नंबर हो गई 5। ये माइनस क्यों आएगा? क्योंकि ये पोर्शन जो आउटसाइड की एरिया में R के दूरी के सापेक्ष जुड़ रहा है, और ये स्मॉल r में से कम हो रहा है। त्रिभुज का देख ली ध्यान से, त्रिभुज OBN से जब ज्ञात करोगे तो ऐसा ही सिस्टम आएगा। तो आपका जो R2 का फॉर्मूला है वो R माइनस A कोस थीटा जाएगा। ये समीकरण नंबर 4 व 5 का मान समीकरण नंबर 3 में रखना है। तो समीकरण नंबर 4 व 5 का मान
समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो 3 में रखने से पहले क्या करते हैं, मैं इस पोर्शन को धीरे से मिटा रहा हूं क्योंकि डायग्राम बहुत जरूरी है समझने के लिए। अब ये पार्ट मैं आपसे मिटा रहा हूं, इस पार्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। क्या क्या आएगा, तो v बराबर के क्यू तो कॉमन आ रहा है और आपका मान आ रहा है R2 का मान क्या आ रहा है, R माइनस ए कोस थीटा माइनस 1/r प्लस ए कोस थीटा। अब इनका जो लघुत्तम लोगे तो इसका जो लघुत्तम आ जाएगा R² माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसका लघुत्तम आ जाएगा। और यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो क्या जाएगा, R प्लस ए कोस थीटा माइनस R माइनस ए कोस थीटा। ये कोष्टक में ले लेते हैं, ये आपका पार्ट आ गया। और अब आप क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे के क्यू और यहाँ से आ जाएगा v। अब जो संख्या कट रहे हैं उनको काट दीजिए और जो संख्या नहीं कट रही हैं उनको आप ऐड कर दीजिए। तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ डायरेक्ट ऊपर ले रहा हूँ, इस समीकरण को मैं अगेन मिटा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप को समझते हुए चलिए क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है ये पार्ट। तो v बराबर के क्यू R प्लस ए कोस थीटा माइनस R प्लस ए कोस थीटा और नीचे आ जाएगा R² माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये R से R कैंसिल, तो ये ए कोस थीटा क्या हो जाएगा, के क्यू 2a कोस थीटा इंटू R² माइनस 0। अब आपको पता है इस R की तुलना में एक का जो मान है वो नगण्य है, तो R² ग्रेटर देन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज नेगलेक्ट, जिसका मान होता है नगण्य, माने शून्य रख सकते हैं। किसकी जगह, A² कोस स्क्वायर थीटा, तो A² कोस स्क्वायर थीटा की जगह रख देंगे 0। तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा v बराबर के क्यू, अब देखिए ध्यान से, 2a कोस थीटा इंटू R², ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये जो मान है यहाँ क्यों ले रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो यहाँ से क्या आएंगे अपन, कैपिटल क्यू की जगह स्मॉल क्यू है तो स्मॉल क्यू ले लीजिए, एक ही बात है, स्मॉल क्यू ले लीजिए। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में P बराबर Q डॉट 2a फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से लेंगे V बराबर के क्यू इंटू 2a कोस थीटा इंटू R²। आगे देखिए समीकरण, v बराबर के पी कोस थीटा इंटू R²। यह आपका समीकरण नंबर क्या इतने हो जाएगी, 5। इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव विद्युत विभव। का सूत्र है ये, विद्युत द्विध्रुव में विद्युत विभव का ये सूत्र हो गया आपका। आपको ये ज्ञात करना है, इसका फॉर्मूला आएगा केपी कोस थीटा इंटू R²। अब इनकी कंडीशन देखते हैं कि इसकी कंडीशन क्या होती है। ध्यान से देखो, कह रहा है कि जो फॉर्मूला है अगर अक्ष के ऊपर जब ज्ञात करते हैं अक्ष पर, तो इसका मतलब हो गया कि थीटा का जो मान है वो 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री आते ही आपका जो v का मान है वो आ जाएगा KP अपॉन R²। ये मान तो आ जाएगा मैक्सिमम। अगर निरक्ष है, निरक्ष मतलब थीटा का मान कितना डिग्री है 90, तो v का मान कितना हो जाएगा 0। तो निरक्ष पर कितना मान हो जाएगा 0 या मिनिमम। तो आपको पता चल गया कि विद्युत विभव का मान है वो अक्ष पे अधिकतम होता है और निरक्ष पे 0 होता है। तो इसका मतलब हो गया कि जो विभव है वो निरक्ष पे या ऊर्ध्वाधर रेखा पर 0 होता है और अक्ष पे अधिकतम होता है। ये आपकी कंडीशंस हैं, ये आपकी कैलकुलेशन है। देखो कैलकुलेशन निकल जाएगी, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आ रही है आपको समझने में ये डायग्राम, इसका मतलब पोर्शन ये हो गया
कि जो भुजा ओ एम है ये अज्ञात है, ये भुजा ज्ञात करते हो आप ट्रेंगल से, तो आपका ट्रेंगल हो जाएगा ए ओ एम से। इसमें कोस थीटा ज्ञात करोगे। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। अब आपको पता है थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब है, और ये आपका आधार और ये कर्ण। ये आपका पोर्शन हो गया विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। आया समझ में? देखिए ग्राफ, अब इसका जो ग्राफ है वो मान आ रहा है के पी कोस थीटा इंटू आर स्क्वायर। तो जब इसका जो ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसे आएगा, एक लाइन आएगी और ये परवलयाकार ग्राफ आएगा, ये आपका पार्ट हो जाएगा v और ये हो जाएगा 0, ये r v व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। तो विभव का मान दूरी के साथ तेजी से घटता है, तो यह तो हो गया आपकी दूरी और यह हो गया आपका विभव। तो द्विध्रुव में जो विभव है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या है, कम घटता है, और तीव्रता में क्या हो जाता है, E व्युत्क्रमानुपाती r की घात क्यूब। अब r की घात क्यूब की तुलना में r स्क्वायर विभव है वो धीरे धीरे घटता है, वो तीव्रता में तेजी से घट जाता है। अब एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं, बहु आवेशों के कारण विद्युत विभव। छोटा सा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझने लायक है, देखिए ध्यान से। बहु आवेशों के कारण विभव ज्ञात करना। बहुआवेश मानी एक से ज्यादा आवेश स्थित है और परिणामी बिंदु P पर कुल विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में डायग्राम ज्ञात किया तो उसी तरह से बहुत सारे क्या है, आवेश स्थित है। यहां परिणामी बिंदु P है, यहां से आवेश है Q1, Q2, Q3, Q4 और डॉट 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 Qn, और यहाँ से दूरी है R1, R2, R3, R4 और Rn, और बिंदु P पर कुल विभव ज्ञात करना है। तो आप पहले इसकी थ्योरी ऐसे बनाएंगे, माना कि Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट Qn आवेश उपस्थित है, इनके मध्य की दूरी R1, R2, R3, R4 है, और परिणामी बिंदु P पर कुल विद्युत विभव ज्ञात करते हैं। और कुल विद्युत विभव की परिभाषा कैसे निकलेगी, देखो, परिणामी P पर कुल विद्युत विभव उसमें उपस्थित सभी आवेशों के योगफल और परिणामी आवेश के योगफल के बराबर होता है, उसे अपन बोल सकते हैं बहुआवेशों का विद्युत विभव। अब जब इस फॉर्मूले को ज्ञात करते हैं तो आपका जो सूत्र है कुल विभव वो होता है V बराबर V1, V2, V3, V4 प्लस डॉट डॉट Vn। ये आपका सूत्र हो गया। इस सूत्र के माध्यम से आपको पता है कि जो विभव का सूत्र वो होता है के क्यू इंटू, यहाँ स्मॉल में दे रखा है तो के क्यू इंटू आर होता है। इस माध्यम से ये फॉर्मूला रखना आपको। तो V बराबर के Q1 R1 के Q2 R2 के Q3 R3 के Q4 R4 प्लस के Qn Rn। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, के कॉमन आ रहा है, क्या जाएगा Q1 R1 Q2 R2 Q3 R3 Q4 R4 डॉट डॉट Qn Rn। V बराबर के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, यहाँ से सिग्मा से व्यक्त करते हैं, क्यों सभी आवेशों का बीजगणितीय योग एल्जेब्रिकल बोलते हैं उसके बराबर होता है। तो I का मान 1 है और I का मान n है, यहाँ जाएगा QI और यहाँ जाएगा RI। ये आपका टोटल विभव ज्ञात हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। ये आपका छोटा सा टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आ जाए तो आप लिख देना, नहीं आए तो आप समझ लेना। ये इस तरह से आपको बहुआवेशों के निकाय के कारण विभव ज्ञात कर सकते हो।
इनमें एक से ज़्यादा आवेश उपस्थित है, इनके मध्य की दूरी R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn है और परिणामी बिंदु P पर कुल विभव ज्ञात करना है। और कुल विभव का ये सूत्र है, इस सूत्र के माध्यम से आपने ये मान रख दिया और ये टोटल जो आवेशों का योग और ये बीजगणितीय आवेशों के योगफल के बराबर होता है। तो I का जो मान है वो 1 से लेकर n तक है। यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, n लास्ट का जो n नंबर है वो कितना भी हो सकता है, 10 या 20 30 जो भी है वो नंबर यहाँ जाएगा। ये पार्ट आ गया बहुआवेशों के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। अब जैसे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, आगे के टॉपिक देखेंगे, इनसे संबंधित न्यूमेरिकल देखेंगे और आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आए वो कमेंट्स के माध्यम में पूछ सकते हो। और इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आसपास के बच्चे जो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ने की कोशिश करें। और मंडे से 11th क्लास के भी चैप्टर अपलोड करने शुरू कर देंगे, तो साथ साथ में 11th और 12th क्लास के चैप्टर चलते रहेंगे। और 12th क्लास का दूसरा पार्ट चल रहा है, पहले पार्ट को मैंने पूरा कर दिया कवर, पहले पार्ट को मैंने पूरा कवर कर दिया। जो 10th क्लास के पास आउट बच्चे हैं, जो 11th में आ रहे हैं और वो जो साइंस लेना चाह रहे हैं, साइंस में जुड़ना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। जो भी समस्या आप पूछ सकते हैं, आपको कैसे डिसीजन करना है साइंस में, चाहे बायोलॉजी हो या मैथ हो, ये फिजिक्स का पोर्शन कॉमन होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है वो एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, 6350285452। यहाँ से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है फिजिक्स यूट्यूब चैनल नाम से, इस माध्यम से आप जुड़ जाइए और जो भी आपको क्यूरीज या जो भी आपको पूछना है इस व्हाट्सएप के ग्रुप से पूछ सकते हैं। और 11th क्लास के जितना भी मैटर है वो अपलोड करेंगे जल्दी से जल्दी। और ये 12th क्लास का चल रहा है और NCERT सिलेबस चल रहा है 11th एंड 12th। तो ये नहीं है कि ये ओल्ड सिलेबस है, अभी न्यू सिलेबस चल रहा है, जो नया सिलेबस दे रखा है NCERT में उसी के हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स के माध्यम पूछ सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।